हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद जकरिया खान और आप देख रहे हैं tribune-hindi.com। आज मेरे साथ हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपने पैरों से पूरे भारत को नाप दिया। आज हम मजदूरों का पैदल चलना देख रहे हैं। उनके दर्द को इनसे बेहतर कौन समझता होगा। वो मजदूर जो कर्नाटक से पैदल चले, वो मजदूर जो गुजरात से पैदल चले, वो मजदूर जो मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों से पैदल चलकर उत्तर प्रदेश और बिहार के दूर दराज गांवों तक पहुंचे। उनके दर्द को ओमकार सिंह ढिल्लन से बेहतर कौन समझ सकता है, जिन्होंने अपने एक आंदोलन के लिए पूरे भारत को अपने पैरों से नाप डाला। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के एक एक्टिविस्ट, एक जाबाज इसलिए कह रहा हूं कि अपने पैरों के दम पर पूरे भारत को घूम लेना बहुत बड़ी बात होती है। ओमकार सिंह ढिल्लन जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। नमस्कार जकरिया भाई। ओमकार जी, चूंकि मैंने आपका इंट्रो दे दिया है, पर मैं चाहूंगा कि एक बार हम आगे सवाल जवाब करें। उससे पहले आप अपनी उस पदयात्रा के बारे में बताएं जो आपने उत्तराखंड से शुरू की। आप उसे खत्म तो दिल्ली में करने वाले थे, पर चूंकि कोरोना का संकट आया और उसकी वजह से लॉकडाउन हुआ और आपको उत्तर प्रदेश में उस यात्रा को बंद करना पड़ा। मैं जानना चाहूंगा, एक शॉर्ट ब्रीफ उस यात्रा की आप दें, उसके बाद हम सवाल और जवाब का सिलसिला चालू करेंगे। जकरिया भाई, जब 2019 का चुनाव हुआ तो जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ऐसे रिजल्ट की। किसी को भी विश्वास नहीं था कि ऐसा भी रिजल्ट हो सकता है। तो तब मुझे लगा कि ये जो गड़बड़ है सारी ईवीएम है, क्योंकि समय समय मांग उठती रही है, कई सालों से सारी पार्टियां उठाती रही हैं, हर लोग ईवीएम को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। तो तब मैं निश्चय किया कि मैं ईवीएम को लेकर जो है एक पैदल यात्रा करूंगा पूरे देश में, कि ईवीएम बैन होनी चाहिए। और उसके लिए भी मेरे को फिजिकल फिटनेस चाहिए थी, तो मेरे को थोड़ा समय लगा अपने आप को फिट करने में कि मैं चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा। उसके लिए तो लगभग 2 महीने का मेरे को टाइम मिला। तो 18 अगस्त को मैं ईवीएम हटाओ देश बचाओ की पैदल मुहिम लेके निकला, जिसमें मेरे एक छोटी सी ट्रॉली होती थी लगभग 70 किलो की, जिसमें मेरे खाने पीने का और कपड़े सामान वगैरह होता था, और डिस्प्ले था जिसपे कि पता चल जाए कि इसमें मैं किस लिए निकला पड़ा हूँ, और लिफ्ट लेने का जुगाड़ ना हो, कि किसी गाड़ी में से रखना आसान ना हो। तो यहाँ से मैं उत्तराखंड से यूपी होते हुए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, वहां से मैं होते हुए यूपी पहुंच गया था। वहां से लखनऊ से कानपुर तक आ गया था। तो कानपुर पे जब पहुंचा हूं तो वहां पे कनिका कपूर भी वहीं पे ही आई थी, जो जहां से कोरोना का जो ज्यादा बूस्ट मिला था। तो वहां मुझे एलआईयू ने रोक दिया कि आप रुक जाइए, दिक्कत आने वाली है, पूरा जो देश है बंद होने वाला है, तो आपको परेशानी होगी। तो फिर मैं रुक गया। तो जब 22 तारीख को पैदल की ट्रेनें भी रुक गई, तो फिर मैं वापस आ गया था रुद्रपुर, कि जब ये कोरोना का संकट समाप्त होगा तो उसके बाद मैं अपनी यात्रा जो है तो कंप्लीट कर दूंगा। तो और ओमकार भाई, अब ये तो रहा आपका एक शॉर्ट ब्रीफ कि आपने यहाँ से शुरू की यात्रा और भारत के इतने हिस्सों में आपने उद्देश्य भी बताया कि आप ईवीएम के खिलाफ पद यात्रा पे निकल पड़े थे। अब चूंकि आपने इतना पैदल चले, तो मैं जानना चाहूंगा कि इस दौरान कैसे अनुभव रहे। कुछ अच्छे अनुभव रहे होंगे, कुछ बुरे अनुभव रहे होंगे, पैरों में दर्द भी हुआ होगा, खाने पीने की भी बीच में कई बार समस्या है, संकट खड़ा हुआ होगा। तो एक आध कोई ऐसी घटना का जिक्र करें जो आपको सबसे ज्यादा याद हो, एक अच्छा अनुभव और एक बुरा अनुभव। जब मैं यहाँ से निकला हूँ तो उसमें मेरी प्रैक्टिस तो हो रही थी चलने की, लेकिन ट्रॉली का मेरे पास नहीं था कि ट्रॉली लेके चलना पड़ेगा। तो ट्रॉली लेके निकला तो शुरू में थोड़ी दिक्कत आई मेरे को, क्योंकि ट्रॉली का डिस्बैलेंस था, उसके पहिए सही नहीं थे, जिस तरीके से मैंने बनाया था वो सिस्टम सही नहीं था। तो शुरू में रही परेशानी। लेकिन जब मैं राजस्थान पहुंचा तो उसके बाद से जब मैंने नए टायर वगैरह डलवा दिए वहां पे जाके, तो फिर सही रही। राजस्थान में मुझे मारने की कोशिश की गई, 3 बार हमला हुआ मेरे पे, मेरे साथ हमला हुआ हम पे। हाँ, कि आप ये है मोदी के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये बीजेपी के लोग थे, क्योंकि वो ये साफ कह रहे थे कि आप ये जो काम कर रहे हो ये बीजेपी के अगेंस्ट कर रहे हो। तो मैंने कहा इसमें अगर बैलेट से वोट होंगे, लोग बैलेट पेपर से मोदी को वोट करेंगे तो मोदी जीत जाएंगे। तो मैं बैलेट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ईवीएम के खिलाफ हूँ, कि जो चुनाव जो पारदर्शी होना चाहिए, मैं उसके लिए चल रहा हूँ। तो खैर वहां से निकल हमला था, कुछ बताएंगे आप? ये अजमेर से पहले एक जगह पड़ती है, किशनगढ़ और अजमेर के बीच में था मैं, तो वहां पे हुआ पहले दिन। फिर दूसरे दिन अजमेर के बाद हुआ 2 बार। तो फिर मुझे खैर पुलिस ने सिक्योरिटी जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट है उसके बाद से ज्यादा दिक्कत आई नहीं।
बाकी जब मैं बनारस पहुंचा हूँ तो यहाँ पर मुझे पाकिस्तानी घोषित कर दिया गया, और कि ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान से आया हुआ है। तो लेकिन वहां पर जो थे बहुत सारे अन्य लोग थे, तो उन्होंने उनको भी मार के भगाया, तो वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार कम से कम 70-80 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, तो कितना हाँ, इजी ये हो गया चीजें है मॉबिलाइजिंग करना, ये मैं समझ सकता हूँ इस चीज को। अच्छा, कोई अच्छा अनुभव बताइए। ये तो आपने एक बुरा अनुभव बताया, एक बहुत मतलब जिस अनुभव के बाद आपको लगा हो कि ये आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किए तो और हो गया। ऐसे तो बहुत सारे अनुभव मिले, क्योंकि मैं लगभग 7 महीने रहा, सारी चीजें जो है आश्चर्यजनक तरीके से हो रही थी। और सबसे मजेदार रहा, मैं जब आंध्र प्रदेश में था, तो जब मेरी जो ट्रॉली थी वो ऐसा लगता है आइसक्रीम की थैली हो, तो वहां पर 2 लड़के आए और उन्हें लगा कि आइसक्रीम बेच रहा हूँ, तो उन्होंने रोका मेरे को। तो फिर उन्होंने पढ़ा उसके ऊपर, क्योंकि वो उसमें मैंने आंध्रा तेलुगु में लिखा हुआ था उसके ऊपर ना, इंग्लिश में लिखा हुआ था मैंने तेलुगु वहां पे आंध्र प्रदेश में। तो वो लड़का, एक लड़का था मुंगेर जिले का, बिहार का, और एक उसमें था कर्नाटक का। तो उन्होंने केमिकल की इंडस्ट्री लगा रखी थी आंध्र प्रदेश में। तो फिर वो बोले कि अच्छा आप ये काम कर रहे हैं, वो देखो वो थे बीजेपी माइंडेड, क्योंकि मैंने उनकी आईडी खोल के देखी, मुझे लगा कि वो कुछ बीजेपी सपोर्टर हैं। लेकिन वो बोले कि नहीं सर, आप हमारे यहाँ से निकल गए तो आप आज हमारे यहाँ रुकेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे जबरदस्ती, अपने घर में 4-5 लड़के थे, उन्होंने जबरदस्ती मेरे को अपने यहाँ रोका, खिलाया विलाया, मुझे बीच पे घुमाने लेके गए। मेरी मित्रता हो चुकी है, फोन पे बात होती है उनसे मेरी। तो ये बड़ा मजेदार अनुभव रहा कि अच्छा, ना सच जान में ना पहचान, और बाकी का एक ये भारत का जो कल्चर रहा है कि लोग एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। जब अगर ये वाली जो विरोधी विचार के लोग अगर एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो इस समय इसलिए भी खुशी होती है कि आजकल विरोधी को दुश्मन की तरह देखा जाने लगा है, मतलब राजनीतिक हाँ विचार को हाँ, लेकर। नहीं देखो, ये कुछ लोगों में है, मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे मैंने पूरी लंबी यात्रा करी, इतनी लगभग 6,300 किलोमीटर में चला हूँ, तो उसमें मुझे मान लो कि 30 लोग मिले होंगे जिन्होंने जो है मेरा विरोध किया होगा, बहुत ज्यादा 30 लोग। लड़ने वाले मुश्किल से 4-5 लोग होंगे जो मुझसे, जिन्होंने लड़ने की कोशिश की होगी। विचार नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन ज्यादा लोगों का समर्थन रहा मुझे। जब मैं इलाहाबाद पहुंचा हूं, तो मुझे बीजेपी के लोगों ने चाय वाय पिलवाई रास्ते में, कि हम बीजेपी वाले हैं लेकिन आप काम ठीक कर रहे हैं। राजस्थान में भी ऐसा कई जगह हो कि लोगों ने कहा भले हम बीजेपी के हैं लेकिन आप काम ठीक कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। तो रहा समर्थन इस चीज को, क्योंकि देखो लोग समझते हैं, देखो जो बीजेपी के लोग हैं एक्चुअल में वो भी समझ रहे हैं कि हो गलत रहा है हमारे साथ। दिक्कत ऐसा नहीं, दिक्कत भक्तों को दिक्कत नहीं, दिक्कत उनको भी है, बस वो बता नहीं पा रहे हैं। अच्छा ओंकार भाई, इस पूरे सफर में हमने आपकी तस्वीर देखी आखिरी आखिरी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के साथ। तो जी जी। कैसा था वो, मतलब कैसा कॉल आया, कैसे बुलाया गया, मैं जानना चाहूंगा उस घटना के बारे मैं जब लखनऊ पहुंचा, तो हमारे मित्र हैं हिमांशु शुक्ला जी, तो उसमें होली का समय था, मैं रेस्ट पे था और मेरे पास टाइम बहुत था दिल्ली पहुंचने का। मैंने पूरी तैयारी करनी थी कि जो, तो मेरा जो सफर था पूरा हो चुका था, लगभग 500 किलोमीटर करीब बचा हुआ था। तो मैं कहीं आराम से मैं समय लेके लोगों से मिलके कि सफर आंदोलन सफल हो, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा। तो वो बोले कि आप अखिलेश यादव से मिलेंगे। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा जो ईवीएम के खिलाफ हैं हमें उनसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने उनको मैसेज किया, वो उस समय वहां पे थे, जो उनका पैतृक गांव है, वहां होली का प्रोग्राम था। वो बोले पहले वहां पे आ जाओ। तो फिर वो हिमांशु शुक्ला जी ने कहा कि वहां उतनी बातचीत नहीं हो पाएगी, फिर बोले शाम को घर पे आ जाइए। तो फिर हम घर पे मिलने गए और बहुत अच्छा अनुभव रहा। बाकी बहुत मिलनसार आदमी है, बाकी मेरे जैसे एक साधारण आदमी को उन्होंने गेट तक रिसीव किया और मुझे गेट तक छोड़ने आए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। और लगभग 1.25 घंटे से ज्यादा हमारी बातचीत हुई। में। अच्छा, और एक उनका भी यही कहना था कि जी जी जी, आप बात पूरी जो करिए। मशीन जो करेक्ट, हाँ मैं कहा, उन्होंने एक चीज कही कि जो मशीन है, जो उसमें कुछ ना कुछ खराब तो होता ही है, तो क्या खराब होता है, निर्वाचन में ये नहीं बताया उसमें खराबी क्या होती है। जो चीज टेक्निकल जिसमें कमियां हैं उसको हटा देना चाहिए। उनका खुला था कि ईवीएम मशीन बंद होनी चाहिए। अच्छा ओंकार जी, जो कि आप इतना पूरे भारत में बहुत बड़े लेवल पर पैदल चले हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि मजदूर अपने घरों की ओर पैदल निकल पड़े हैं। कुछ आपके उत्तराखंड हिमाचल की तरफ भी हैं, कुछ यूपी और बिहार की तरफ हैं, कुछ लोग हिमाचल की में और उत्तराखंड में जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ जो काम करते हैं वहां से पैदल आ रहे हैं। कुछ मजदूर पंजाब से हैं, कुछ राजस्थान से हैं, और बड़ी तादाद देश के हर हिस्से से यूपी और बिहार की ओर जा रही है। तो आपने चूंकि पैदल चले हैं, आपने देखा है कि क्या दिक्कतें होती हैं। आपको लगता है कि भूखे प्यासे चलने वाले मजदूरों को कैसी समस्याएं आपके हिसाब से, जो सबसे बड़ी समस्या हो रही होगी?
क्योंकि मौतें भी हुई हैं लोगों की। जैसे भाई देखो, मैं बताऊं ना, मैं जो निकला हूँ, ठीक है, मेरा उद्देश्य एक अलग था और मेरे पास सारी सुविधाएं लगभग ठीक ठीक होती थी। मेरे पास मार्केट खुली होती थी, मेरे पास पैसा भी था, लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, मेरी गाड़ी में खाने पीने का, रहने का, सोने का सारा इंतजाम था। पेट्रोल वगैरह पे था, फ्रेश फ्रेश होना, होटल वगैरह सब थे। तो मुझे बहुत ज्यादा जिस तरह, मैं तो मजदूरों को मेरा नमन है, ये बेचारे जिस तरीके से घर पहुंच रहे हैं, बच्चे बेचारे रास्ते में मर जा रहे हैं, तो ये जो स्थिति पैदा की गई है ये बहुत भयावह है। मेरे और इनमें बहुत डिफरेंस है। मैं ज्यादा चला हूं, ठीक है, मेरा उद्देश्य अलग था, ये मजबूरी में जा रहे हैं तो इनका उद्देश्य अलग है, और ये बहुत ज्यादा तकलीफ में है। मैं उतनी तकलीफ में नहीं था। मैं इनके मुकाबले तो मैं बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि मैं इनके जितनी तकलीफ में ये हैं लोग हैं, मेरे को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं थी इनके मुकाबले, कोई मेरे को परेशानी, लेकिन जितनी परेशानी में ये लोग हैं उतनी परेशानी नहीं थी। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि आप जो पैदल चले ना, और फिर उसके बाद जब घर पहुंचे, तो आपने खुद के अंदर क्या बदलाव महसूस किया इस पूरे भारत भ्रमण के बाद? कुछ तो बदलाव महसूस किया होगा हाँ आदतों बिल्कुल, थोड़ा में। सा बदलाव जब मैं निकला, जब मैं निकला था तो ये चीज मेरे को पता थी कि मेरे ऐसे निकलने से ईवीएम तो बंद नहीं होगी, लेकिन एक हम आंदोलन जरूर बना सकते हैं, और वो शायद कोरोना नहीं आता तो बनता भी। तो थोड़ा बदलाव ये आया कि जो पहले हमारी भाषा थी, आप तो हमारे साथ पुराने मित्र रहे हैं फेसबुक पर, हमारी जो भाषा थी, भक्तों को भक्तों की भाषा में जवाब देना, उसमें परिवर्तन आ गया है। अब मैं ज्यादा गाली का इस्तेमाल, ये नहीं कर नहीं करता हूँ, लेकिन जिस तरह से हम गालियां बकने लग जाते थे लोगों को, वो खत्म हो चुकी हैं, तो ये अच्छा, ये काफी मतलब परिवर्तन है। पर्सनल ये तो व्यवहारिक वाला चेंजेस है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ना देखो, अनुभव मिला रास्ते में लोगों, मैं कह रहा हूँ बीजेपी के लोगों को समर्थन रहा, उड़ीसा में बड़ा अच्छा समर्थन दिया मुझे बीजेपी के लोगों ने। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, बेचारे ये वास्तव में परेशान खुद भी हैं, तो इनको जो हमें प्यार से ट्रीट करना चाहिए, इन्हें गाली गलौज से इनसे काम नहीं चलने वाला अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, शारीरिक तौर पे भी तो बदलाव दिख रहा है आप पे। है। शारीरिक तौर पे मेरा वजन लगभग जो है 22 किलो के आसपास कम हो गया है। पहले मेरा वजन 93 था और अब लगभग मैं 70 के आसपास हूँ। घर 70 वाले 71 बहुत बढ़ खुश गया, होंगे 71 आपको देख 72। के, परिवार के लोग। बिल्कुल हाँ, परिवार खुश है, क्योंकि शुरू में उनका समर्थन नहीं था मेरे को जब मैं निकला हूँ, तो वो मैंने बताया भी नहीं था घर में जब मैं निकला हूँ, तो वो तो जब निकल गया हूँ तो पता चला घर पे मैं निकल गया। तो शुरू में थी दिक्कत, फिर जब हमला हुआ मेरे पे तो उसमें तो फिर बहुत परेशान थे घर के लोग। तो लेकिन जब मैं पहुंचा हूँ महाराष्ट्र के बाद तो उन्हें लगा कि अब ठीक है, फिर महाराष्ट्र के बाद तो कोई दिक्कत ऐसी विशेष आई भी नहीं, और फिर ठीक चलता रहा, घर वाले अच्छा, खुश जब थे। आप घर पहुंचे तो फिट वाले ओमकार सिंह ढिल्लन को देखकर क्या लोगों का रिएक्शन था? लोगों ने यही कहा कि एक तो लोगों से मुलाकात कम हो पाई क्योंकि कोरोना फैला हुआ था और मैं कानपुर से आया था, तो मुलाकात जल्दी हुई नहीं। लेकिन सबका ये कहना था कि चलो कुछ नहीं, इस यात्रा का फायदा हुआ कि तुम्हारा वजन कम हो गया, बाकी तो चलो जो भविष्य में जो देखा जाएगा या इतिहास में जो होगा वो होगा, लेकिन फिलहाल जो है आपका फिटनेस सही हो गई है। हाँ, मतलब कुछ नहीं, वो नहीं तो उससे यही बेहतर। हाँ, फिर मैंने रास्ते में मैंने लोगों से बोला, मैं जब मैं भरूच में, मैं हॉस्पिटल में मेरे को चेकअप के लिए ले गए, तो डॉक्टर वो पटेल हॉस्पिटल है वहाँ पे, बहुत बड़ा ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, तो वहाँ के डीन मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि आप लोगों से बोलो कि 5 किलोमीटर पैदल चला करें जिसको भी मिलते हो। तो मैं लोगों को बोलता रहा कि कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चलो। मैसेज मेरा यही है कि जो आज हमारे देश के हालात हैं, इसके पीछे भले जो है किसी भी शक्ति का हाथ हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ईवीएम भी शामिल है, क्योंकि मैंने देखा है, मैं रास्ते में मुझे सब जगह लोग मिले हैं जो परेशान है कि सरकार से। 2014 में तो चलो एक बार वो कांटे की हांडी चढ़ गई, लेकिन 2019 जो आया है इसमें 100% ईवीएम है, और इसलिए ईवीएम बंद होनी चाहिए। जब ईवीएम बंद हो जाएगी, हमारी आपसी लड़ाइयां, राजनीतिक मतभेद जो है और पार्टियों से या कुछ भी हो, चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम हमारा मत जो है वो सही जगह जाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि पहले कोरोना का संकट निपटे, उसके बाद ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन है ये मजबूत हो, ताकि हमारा लोकतंत्र बचे, हमारा संविधान बचे, हमारा देश बचे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार जी हमसे बात करने के लिए। ये थे ओमकार सिंह ढिल्लन जी, जो कि उत्तराखंड के रुद्रपुर से हमारे साथ जुड़े थे। काफी लंबी यात्रा की है इन्होंने, उनके अनुभव पे हमने बात की, और उनके अनुभव पे ही बात करनी थी। अगर आपको उनका ये अनुभव जो उन्होंने आपसे साझा किया आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और हाँ, एक बात और, हमारा YouTube चैनल अगर आप देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।